बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे, लेकिन अपने लेक्चर के आगाज़ से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को भी देखेंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हमने रेगुलेशन of heat exchange between animal and its environment, हमने इसको डिस्कस किया था। हमने इस टॉपिक के अंदर स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन और फिर फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन और फिर बिहेवियर अडॉप्टेशन को डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। मैमल्स किस तरह से थर्मो रेगुलेशन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है ये एज ए लॉन्ग आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आता है। डियर स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं इसको हम। थर्मो रेगुलेशन इन मैमल। सबसे पहले है एंडोथर्मी। एंडोथर्मी एंडोथर्मी एक ऐसी सलाहियत होती है एनिमल के अंदर जिसमें वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नैरो रेंज में मेंटेन करते हैं। और नैरो रेंज क्या है? नैरो रेंज है 36 सेंटीग्रेड टू 38 सेंटीग्रेड। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये भी डिस्कस किया था, फिक्स्ड पॉइंट को अचीव करना एनिमल के लिए बहुत मुश्किल होता है। यानी 37 सेंटीग्रेड को मेंटेन करना एनिमल के लिए बहुत मुश्किल होता है, बट इट इज़ वेरी इजी फॉर ऑर्गेनिज्म और एनिमल टू मेंटेन 36 सेंटीग्रेड टू 38 सेंटीग्रेड। फिक्स पॉइंट को अचीव करना एनिमल के लिए बहुत मुश्किल है, जबकि नैरो रेंज को अचीव करना ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत आसान होता है। It is easier for organism to attain narrow range. Dear students, अब हमने ये डिस्कस करना है कि मैमल के अंदर जो एंडोथर्मी है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। Dear students, यहाँ पर डिस्कस किया गया है ओरिजिन ऑफ एंडोथर्मी इन बर्ड एंड मैमल। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में एवोल्यूशन की बात की गई है। जैसे ही रेप्टाइल्स में एवोल्यूशन हुई, जिसकी वजह से बर्ड्स एंड
मैमल्स इवॉल्व, रेप्टाइल में एवोल्यूशन की वजह से बर्ड्स और मैमल बने। जब बर्ड और मैमल्स बने तो इनके अंदर एंडोथर्मी का आगाज़ हुआ। अब इस एंडोथर्मी की वजह से बर्ड्स और मैमल्स को क्या फ़ायदा हुआ? बर्ड्स और मैमल्स को क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि उनकी बॉडी के अंदर हाई मेटाबॉलिक रेट हो गया, यानी उनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हुआ। उस मेटाबॉलिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। यानी कि रीज़न क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। जो रीज़न है मेटाबॉलिज्म, डिपेंड्स ऑन द वर्किंग ऑफ इंजाइम्स। जो मेटाबॉलिज्म है वो डिपेंड करता है इंजाइम की वर्किंग पर। डियर स्टूडेंट्स, अब इनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हुआ। जब मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा मिकदार में, बहुत ज़्यादा हाई रेट में हीट प्रोड्यूस होती है। हाई मेटाबॉलिक रेट यानी मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मेटाबॉलिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हुई। अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी 24/7, 24 आवर्स और 7 डेज, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी ऑल द टाइम। मेटाबॉलिज्म की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई और हीट की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हुई और ये एनर्जी उनकी बॉडी में हर वक्त अवेलेबल है। ड्यू टू दिस, अब हाई मेटाबॉलिक रेट की वजह से और हर वक्त एनर्जी अवेलेबल है, assisted in wider diversity and distribution in diversified region of earth। diversified डिफरेंट हाई मेटाबॉलिक रेट की वजह से और अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी की वजह से दुनिया का कोई ऐसा खित्ता नहीं है जहाँ पर मैमल और बर्ड ना हो। असिस्टेड इन वाइडर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी कहते हैं टाइप्स को, यानी बर्ड्स और मैमल की बहुत सारी अक़साम, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और दुनिया का कोई ऐसा खित्ता नहीं है जहाँ पर बर्ड और मैमल ना हो। Bird and mammal also present in cold environment like ice, like Antarctica। Antarctica में भी बहुत ठंड है, बर्फ़ है, वहाँ पर भी एनिमल और बर्ड हैं। डेजर्ट के अंदर बहुत ही हॉटेस्ट, वहाँ पर भी एनिमल, वहाँ पर भी मैमल और बर्ड हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि दुनिया का कोई ऐसा रीजन नहीं है जहाँ पर मैमल और बर्ड ना हो। डाइवर्सिफाइड रीजन, डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ, यानी जो अर्थ के डिफरेंट रीजन्स हैं, उन रीजन्स में हर जगह मैमल और बर्ड मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं, उसकी वजह क्या है?
हाई मेटाबॉलिक रेट है, अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी अराउंड द क्लॉक, और उनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म की वजह से हर वक्त एनर्जी मौजूद है। बिकॉज मैमल एंड बर्ड्स आल्सो कंजर्व एनर्जी। मैमल के अंदर मेटाबॉलिज्म के ज़रिए हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मैमल और बर्ड उस एनर्जी को कंजर्व भी करते हैं, यानी अपनी बॉडी के अंदर उस एनर्जी को सेव करते हैं। इस वजह से दुनिया का कोई ऐसा खित्ता नहीं है जहाँ पर मैमल और बर्ड ना हो। डियर स्टूडेंट्स, अब एंडोथर्मिक रेगुलेशन। एंडोथर्मिक रेगुलेशन कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बर्ड और मैमल के लिए, या जनरली आप कह लें किसी भी एनिमल के लिए, वो एनिमल जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, ख़ास तौर पर वो एनिमल जो कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। एनिमल को अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के ज़रिए हीट प्रोड्यूस हो। और जो दूसरा पॉइंट है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए जो दूसरा पॉइंट है, हीट गेन हीट लॉस, वो एनिमल जो कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इन्वायरमेंट से हीट को गेन करें और इन्वायरमेंट में अपनी बॉडी से हीट को लॉस करें, यानी उनकी बॉडी से हीट लॉस हो, हीट इन्वायरमेंट में जाए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा एनिमल जो कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, उसके लिए ज़रूरी है कि मेटाबॉलिज्म के ज़रिए उसकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो। और दूसरा पॉइंट, वो इन्वायरमेंट से हीट को गेन भी करे और इन्वायरमेंट में हीट को लॉस भी करे। ये बहुत ज़रूरी है, तब जाकर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। स्ट्रैटजीज फॉर कोल्ड इन्वायरमेंट। स्ट्रैटजीज का लफ्ज़ी मतलब होता है हिकमत अमलियाँ। लेकिन यहाँ पर आप क्या कहेंगे? स्ट्रैटजीज मीन्स अडॉप्टेशंस। अडॉप्टेशंस, मैमल के पास वो कौन सी अडॉप्टेशन है जिसमें वो कोल्ड इन्वायरमेंट में अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अब कोल्ड इन्वायरमेंट में सबसे बड़ा मसला क्या है? प्रॉब्लम, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस। एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यह सबसे बड़ा मसला है कोल्ड इन्वायरमेंट में। अब बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ अडॉप्टेशन ज़रूर होनी चाहिए। अगर उसके पास अडॉप्टेशन है तो वो उस कोल्ड इन्वायरमेंट में सरवाइव करेगा। अगर अडॉप्टेशन नहीं है, वो इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर सकता। अब बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हीट प्रोडक्शन। बॉडी का टेम्परेचर उस वक्त इंक्रीज होगा
अगर मेटाबॉलिज्म हो और मेटाबॉलिज्म के ज़रिए हीट प्रोड्यूस हो। अब एनिमल की बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो गई, अब एनिमल के अंदर ये भी सलाहियत होनी चाहिए कि वो उस हीट को कंजर्व करे, हीट को कंजर्व करे। इट मीन्स दैट द एनिमल शुड रिटेन हीट, एनिमल शुड स्टोर हीट। तो ये रिक्वायरमेंट है डियर स्टूडेंट्स। अब वो कौन से मैकेनिज्म है एनिमल के अंदर या बर्ड और मैमल्स के अंदर जिनके ज़रिए वो अपनी बॉडी में हीट को प्रोड्यूस करते हैं, उससे हम डिस्कस करेंगे। पहला जो मैकेनिज्म है हम इसे कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग कहते हैं कपकपाना। आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ों का सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, उस सर्दी में इंसान कांपता है, कपकपाता है। कपकपाने से मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है और कॉन्ट्रैक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है। और अगर बहुत ही ज़्यादा सर्दी है तो अक्सर इंसान क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट से भी बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हीट प्रोड्यूस होती है। और अक्सर लोग तो एक्सरसाइज करते हैं बहुत ही ठंड में, बहुत ही ठंड में, बहुत ज़्यादा ठंड होती है एनवायरनमेंट में, वो एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज से हमेशा मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। हम इस ऐसी हीट जो मसल कॉन्ट्रैक्शन से प्रोड्यूस हो, दिस इज रेफर्ड एज शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग कपकपाना, थर्मो हीट जेनेसिस प्रोडक्शन बाय इंक्रीज्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के ज़रिए बॉडी हीट प्रोड्यूस होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। जो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में हार्मोनल एक्टिविटी, हार्मोनल एक्टिविटी की वजह से बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में होता क्या है, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसे TSH कहा जाता है। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड पे, और थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है थायरोक्सिन। ब्लड में थायरोक्सिन आ जाता है और ये थायरोक्सिन ब्लड में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ता है। जैसे थायरोक्सिन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ता है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हम इस मैकेनिज़्म को
नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। बाय थायराइड ग्लैंड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है वो हार्मोन कौन सा है, वो है थायरोक्सिन। और दूसरा तरीकाकार क्या है, बाय ब्राउन फैट स्पेशलाइज्ड फॉर रैपिड हीट प्रोडक्शन। ब्राउन फैट क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये देखते हैं, डार्क कलर्ड एडिपोज टिश्यू है, यानी जो ब्राउन फैट है वो एडिपोज टिश्यू है, इसे BAT कहा जाता है। और ये छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है ब्राउन फैट, क्योंकि ब्राउन फैट के मॉलिक्यूल टूटते हैं जिससे फौरी तौर पर हीट रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ब्राउन फैट की मिक़दार ज़्यादा होती है। ब्राउन फैट, और जैसे ही ब्राउन फैट के मॉलिक्यूल टूटते हैं, टूटने से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, रैपिड है, बहुत जल्दी से हीट प्रोड्यूस होती है। डियर स्टूडेंट्स, शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस ये हीट प्रोडक्शन मैकेनिज्म है, यानी एनिमल ने हीट प्रोड्यूस कर दी है। उसने हीट कैसे प्रोड्यूस की, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से। अब ये ज़रूरी है कि वो हीट और या एनर्जी उसकी बॉडी में रिटेन रहे, उसकी बॉडी में कंजर्व रहे, वो हीट को स्टोर करे या एनर्जी को स्टोर करे। एनर्जी कंजर्वेशन मैकेनिज़्म, अब एनर्जी को कंजर्व करने के मैकेनिज़्म को स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा अडॉप्टेशन होती हैं, इतनी ज़्यादा अडॉप्टेशन होती हैं कि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को और ख़ास तौर पर हीट को रेगुलेट करते हैं अपने इन्वायरमेंट से। मैमल्स हैव वेरियस अडॉप्टेशन, में बहुत ज़्यादा अडॉप्टेशन होती हैं दैट रेगुलेट हीट एक्सचेंज विद इन्वायरमेंट। जो मैमल है वो इन्वायरमेंट से हीट एक्सचेंज करता है ताकि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके। मैमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा अडॉप्टेशन होते हैं, कई अडॉप्टेशन होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो पहली अडॉप्टेशन है हीट को कंजर्व करने की, एनर्जी को कंजर्व करने की, वो है वैजो कंस्ट्रिक्शन। वैजो कहते हैं वेसल, ब्लड वेसल्स, और कंस्ट्रिक्शन कहते हैं नैरोइंग। नैरोइंग, ब्लड वेसल्स का नैरो हो जाना, ब्लड वेसल्स का तंग हो जाना। डियर स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पर जब इन्वायरमेंट में सर्दी होती है तो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए स्किन की जानिब, ख़ास तौर पर बाजुओं में और टांगों में ब्लड का फ्लो आहिस्ता हो जाता है। जैसे ही ब्लड का फ्लो आहिस्ता होता है, आहिस्ता होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, वो तंग हो जाती हैं, ताकि हीट डिसिपिटेट ना हो, हीट ज़ाया ना हो। ब्लड फ्लो टू स्किन डिक्रीज, स्किन की जानिब ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, सो दैट इकोनोमाइज हीट लॉस, ताकि हीट लॉस ना हो, हीट की बचत की जाए। इकोनोमाइज, बचत, हीट की बचत हो ताकि हीट लॉस ना हो। ऑन ए कूल डे, अगर बहुत ही ठंडा दिन है, जब
बहुत ज़्यादा ठंडा दिन होता है उस वक़्त इंसान की जो टांगें हैं और बाजू हैं, टांगों और बाजुओं का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हद तक गिर जाता है एज़ कंपेयर टू ट्रंक। ये ट्रंक है, ट्रंक कहते हैं धड़ को, यानी मेरा जो धड़ है, मेरे धड़ से बाजू निकल रहे हैं, मेरे धड़ से टांगें निकल रही हैं। अब मेरी टांगों में और मेरे बाजुओं में बहुत ही ठंडा दिन है और ठंडे दिन में मेरे बाजुओं में और मेरी टांगों का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, कई डिग्री नीचे चला जाता है। किसके मुकाबले में? ट्रंक के मुकाबले में, क्योंकि ट्रंक के अंदर बहुत से ऐसे वाइटल ऑर्गन्स हैं जिन्हें हर हाल में ब्लड मिलना चाहिए। अगर उन्हें ब्लड ना मिला तो उनकी डेथ हो जाएगी। वाइटल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स जिनके बगैर आप यूँ कह लें कि मैं एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मेरी डेथ हो जाएगी। वाइटल ऑर्गन जो कि बहुत ही ज़रूरी है, यानी अगर वो ऑर्गन नहीं होगा तो मेरी डेथ हो सकती है। ख़ास तौर पर लंग्स, हार्ट, लीवर और किडनी वगैरह। ऑन कूल डे, जब दिन बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, टेम्परेचर इज सेवरल डिग्री लोअर इन आर्म एंड लेग्स। आर्म और लेग्स में जो टेम्परेचर होता है वो कई डिग्री नीचे गिर जाता है। देन ट्रंक वेयर वाइटल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, जहाँ वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर उनमें से एक भी ऑर्गन नहीं होगा मेरी डेथ हो जाएगी। वाइटल ऐसे such organs which are important for life. Without these organs no life exist, means डेथ हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब है बाय फर्ज। फर कहते हैं बालों को, बाल। और ये नॉन ह्यूमन मैमल, गाय, भैंस, बकरी वगैरह, ये क्या करते हैं? रेजिंग देयर फर, ये अपने बालों को खड़ा कर लेते हैं इस तरह से, यूं बाल खड़े हो जाते हैं इनके। जैसे आप अक्सर कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, ये बालों को खड़ा कर लेते हैं। और इन बालों में एयर ट्रैप हो जाती है। जब एयर ट्रैप हो जाती है तो एक ब्लैंकेट बनती है, थिक लेयर ऑफ एयर की। अब ये जो थिक लेयर ऑफ एयर है ये एज ए इंसुलेटर है। अब ना ही हीट अंदर जा सकती है, ना ही हीट बाहर आ सकती है, ना ही हीट बॉडी के अंदर जा सकती है, ना ही हीट बॉडी से बाहर आ सकती है। ट्रैपिंग थिक लेयर ऑफ स्टिल लेयर, स्टिल कहते खड़ी हुई, विच
एक्ट एज ए इंसुलेटर, एयर को ट्रैप कर लेते हैं, थिक लेयर बनती है, स्टिल लेयर, खड़ी हुई एयर, और खड़ी हुई एयर क्या बनाती है, एक ब्लैंकेट बनाती है, और ये जो ब्लैंकेट है ये इंसुलेटर का काम करती है। डियर स्टूडेंट्स, अब है बाय फैटी लेयर, यानी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए जो अडॉप्टेशन है, वैजो कंस्ट्रिक्शन है, बाय फर है, बाय फैटी लेयर। अब बाय फैटी लेयर ह्यूमन मोस्टली रिले करते हैं, डिपेंड करते हैं। ह्यूमन की जो स्किन है, स्किन के बिल्कुल नीचे एक फैट की लेयर है, और इस फैट की लेयर को सुपरफेशियल फैशिया कहा जाता है। सुपरफेशियल फैशिया कहते हैं, फैशिया कहते हैं चर्बी को, फैट को, सुपरफेशियल फैशिया। अब ये जो सुपरफेशियल फैशिया है, जो फैट की लेयर है बिल्कुल स्किन के नीचे, ये इंसुलेटर का काम करती है, यानी ना ही हीट बॉडी में एंटर होगी, ना ही हीट बॉडी से बाहर जाएगी। ह्यूमन मोस्टली रिले डिपेंड करते हैं, इन्हिसार करते हैं। लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट जस्ट बीनीथ द स्किन, ह्यूमन ज़्यादातर डिपेंड करते हैं इंसुलेटिंग फैट की लेयर पर, जो कि स्किन के नीचे होती है। बाय ब्लबर, डियर स्टूडेंट्स, ब्लबर क्या होता है? ब्लबर थिक लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू होती है। ब्लबर और दूसरी फैट में डिफरेंस क्या होता है? जो ब्लबर है ये एक्स्ट्रा थिक होती है, एक्स्ट्रा थिकनेस होती है, ये फ़र्क है। और ये जो ब्लबर है ये ख़ास तौर पर मैरीन मैमल्स के अंदर होती है, यानी इस तरह से देख लें, ये बहुत ही थिक लेयर होती है, बहुत मोटी लेयर होती है, जस्ट स्किन के नीचे। बहुत मोटी लेयर होती है, इंतहाई मोटी। मैरीन मैमल्स, ऐसे मैमल जो सी में रहते हैं, समंदर में रहते हैं। वेल एंड सील, वेल के अंदर जो ब्लबर है ये तो बहुत ही मोटी होती है। सील इनहेबिट मच कोल्डर वाटर, ये बहुत ही ठंडे पानी में रहते हैं, इनहेबिट रहते हैं। हैव वेरी थिक लेयर ऑफ फैट, उनकी स्किन के नीचे बहुत ही थिक लेयर होती है फैट की, और इस फैट की लेयर को ब्लबर कहा जाता है। जस्ट बीनीथ द स्किन कॉल्ड एज ब्लबर, इसे ब्लबर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट ए है। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम स्टडी करेंगे स्ट्रेटजीज फॉर हॉट इन्वायरमेंट को, और इसके साथ साथ फीडबैक मैकेनिज़्म है, और फिर पायरेक्सिया है, उसको डिस्कस करेंगे, और चैप्टर को ख़त्म करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और ख़ास तौर पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, डिफ्रेंशिएट बिटवीन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।